वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो सेक्स सब्जेक्ट है, उनमें जो उनको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ मिल रखा है। तो आज हम जो यूनिट 5 तक, हम इसमें यूनिट 5 है तो हम सारे यूनिट है ना एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड आप साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोट्स एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए होने वाली ये वीडियो, एंड नोट्स पे आपको दोनों में मिल जाएगा। तो आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीनिंग, फीचर्स, यूज एंड साइकिल एंड फीडबैक एंड एडवेंचर बैरियर्स एंड 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो हमें इसमें पढ़ना है सबसे पहले थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो जो कम्युनिकेशन का जो मीनिंग्स है, कम्युनिकेशन इज द इम्पार्टिंग ऑन एक्सचेंजिंग ऑफ जो information by speaking, writing or using some others medium. It involves a sender, a message, a channel through which a message is transmitted and the receiver and something feedback। यानी जो संचार ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जानकारी, विचार और जो भावना होता है उसका क्या होता है, एक आदान प्रदान होता है। इसमें जो होता है सेंडर द्वारा क्या होता है, मैसेज को भेजा जाता है, जो कि मध्यमा द्वारा जाता है, यानी जिस भी माध्यम से जा रहा है, जिस भी मीडियम से जा रहा है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे टीवी हो। तो अब और क्या होता है, इस माध्यम से क्या करता है, जो रिसीवर होता है उसको क्या किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। और जो उस पे जो भी उसके विचार होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको फीडबैक कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का सिद्धांत होता है, यानी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब जानते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशंस की, यानी इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सेंडर एंड रिसीवर इसकी विशेषता होती है। तो देयर always a sender who interprets in the communication and receiver who जो interprets in the message। यानी जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, इन दोनों के बीच ही ये होती है। तो हमेशा एक सेंडर क्या होता है, जो संचार की शुरुआत करता है वो सेंडर होता है, और जो जो मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच ये चलता रहता है। तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। इसके फीचर्स में है मैसेज, चैनल्स, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, इकोडिंग एंड डिकोडिंग, इसका यूज, इसका साइकिल और इसका फीडबैक। तो देखते हैं सबसे पहले मैसेज क्या है। तो जो मैसेज है वो इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल एंड जो रिटन एंड और विजुअल भी हो सकता है। यानी जो मैसेज है वो क्या हो सकता है, वो वर्बल बोल के भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, और लिखित भी हो सकता है, और दृश्यात्मक भी हो सकता है, यानी विजुअल भी हो सकता है। अब चैनल क्या होता है, तो चैनल होता है द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इन ट्रांसमिटेड, यानी जिसके द्वारा मैसेज को भेजा जाता है, चाहे स्पोकन वर्ड्स के द्वारा भेजा जाए, चाहे हम लिख के भेजा जाए टेक्स्ट द्वारा, चाहे बॉडी लैंग्वेज द्वारा हम इशारों में जो भेजते हैं, चाहे हम, तो उसको क्या कहते हैं, इसको चैनल कहते हैं। और फीडबैक क्या होता है, तो फीडबैक होता है द रिस्पॉन्स और क्रिएशन फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर मैसेज। जो सेंडर मैसेज भेजता है उस पर उसकी जो रिसीवर होती है उसकी जो रिएक्शन होता है, यानी उसकी जो प्रतिक्रियात्मक होती है, उसको क्या कहते हैं, उसे फीडबैक कहते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो होता है द सिचुएशन और एनवायरमेंटल इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। यानी जो जो हम मैसेज भेज रहे हैं, जो सेंडर द्वारा रिसीवर को मैसेज भेजा जा रहा है, उस सेंडर का वो क्या है, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, इमोशनल है वो, एंग्री है वो, या मोटिवेशनल है, मतलब क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट से भेज रहा है और नेक्स्ट है कि इकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इकोडिंग क्या होता है, द सेंडर इकोड्स द मैसेज। सेंडर क्या करता है, इकोड करता है मैसेज को, और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इसको डिकोड करता है, यानी इसको पहचानता है, इसको जानता है, इसको समझता है।
नेक्स्ट इसका विशेषता है वो है यूज। कम्युनिकेशन सर्वर्स वेरियस पर्पस सच एज exchanging information, expressing emotional, influencing others, building relationship and making decision। तो कम्युनिकेशन का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, वो संचार की कई उद्देश्यों को पूरा करता है। ये जैसे जानकारी का आदान प्रदान करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है और दूसरों से हमारे क्या करते हैं संबंध बनाता है तथा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। अब इसका साइकिल क्या है, तो द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ continuous cycles of the encoding, transmitting, receiving, decoding and providing feedback। यानी इसकी जो साइकिल है, इसकी जो चक्र है वो सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड फीडबैक में ही चलती रहती है। यानी यही चार इसके क्या है, इसकी सर्कल है, इन्हीं के चारों ये घूमता रहता है। तो फीडबैक का आपने जान लिया, फीडबैक होता क्या है, जो भी सेंडर मैसेज भेजता है उस पर जो भी जो रिसीवर होता है उसका जो रिएक्शन होता है वो उसका फीडबैक कहलाता है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, यानी इसकी जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका हमें एडवांटेज क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का जो एडवांटेज होता है वो होता है, एक तो पहली बात इसमें क्लैरिटी होती है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। यानी ये क्या करता है, ये हमें स्पष्ट करता है जो भी हमारे मतलब कम्युनिकेशन होता है उससे क्या करता है, एक क्लियरिटी देता है एंड क्या करता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करता है, क्या करता है, एक संबंध बनाने में मदद करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प इन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द सॉल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग करने में भी मदद करता है और हमारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है कम्युनिकेशन। और एफिशिएंसीज यानी स्मूथनेस, ऑपरेशनल एंड वर्क फ्लो, यानी ये क्या करता है, ये जो है कार्य को एक अच्छा तरीके से सुचारू रूप से चलाने में हमें हमारे जो वर्क होता है उसको अच्छी तरह से मदद करता है चलाने में। अब देखते हैं कम्युनिकेशन की बाधाएं क्या है, यानी इसके बैरियर्स क्या है। तो पहला बैरियर्स होता है फिजिकल बैरियर्स, यानी नॉइज, डिस्टेंस और एनी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंडर कम्युनिकेशन। यानी जो भी नॉइज, डिस्टेंस मतलब जो भी होता है शोर शराबा, इसके द्वारा क्या होता है कम्युनिकेशन में एक बाधा कम्युनिकेशन में उत्पन्न करती है ये। तो दूसरी जो है वो फिजियोलॉजी बैरियर्स, यानी prejudice, emotional and assumptions that affect understanding। यानी जो भी भौतिक बाधाएं होती हैं, सॉरी मानसिक बाधाएं, तो ये होती है जो भी भावनाएं होती है उसको समझने में बाधा डाल सकती है। तो तीसरी होती है सेमेंटिक बैरियर्स, यानी जो है संदर्भिक बाधाएं, यानी जो शब्द जो भी हम लैंग्वेज होते हैं, डिफरेंस लैंग्वेज, जॉर्गन, टर्मिनोलॉजी, इसके द्वारा क्या होती है हमें इसमें बाधा पड़ती है। जैसे कि गुजराती है वो कर्नाटक की भाषा समझने में क्या होता है, इसको कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, यानी हायरार्की, पॉलिसी, स्ट्रक्चर दैट कैन इम्पेड कम्युनिकेशन, यानी एक जो संगठनात्मक बाधाएं आती है, यानी व्यवस्था द्वारा, नीतियां द्वारा संचार जो संचार में बाधा डालती है, यानी व्यवस्था द्वारा जो आती है किसी कि हम ये अपशब्द नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, एक मर्यादा में रह के जो बोलना होता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो वो तीसरा मतलब और नेक्स्ट हो सकता है कि कल्चर बैरियर्स, यानी और जो डर्जेंट्स कल्चर बैकग्राउंड्स इम्पैक्टिंग जो इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी सांस्कृतिक बाधा, यानी विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो विवेकशील और समझ में बाधा डाल सकती है, यानी संस्कृति के हिसाब से हम ये हमारे में क्या कर सकती है, बाधाएं डाल सकती है। अब देखते हैं कि किसे कहते हैं 7C कम्युनिकेशन, यानी 7C ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के 7C क्या होते हैं। पहला होता है क्लैरिटी, दूसरा होता है कॉन्शियसनेस, तीसरा होता है कंसीडरेशन, चौथा होता है कंप्लीटनेस, पांचवा होता है कॉन्ट्रेंटनेस, छठा होता है कॉन्ट्रेस्टी और सातवां होता है करेक्टनेस। यानी पहला होता है स्पष्टता, यानी संदेश को स्पष्ट को समझने में आसान बनाना। क्लैरिटी क्या होता है, क्लैरिटी संदेश को आसान बनाती है समझने में। और जो कॉन्सियसनेस होता है ये होता है जो ये संदेश होता है उसको संक्षिप्त और सटीक तरीके से मतलब बताने में काम करता है। और जो कंसिडरेशन होता है ये क्या करता है, ये विचारशीलता होता है, यानी प्राप्त करता जो रिसीवर होता है उसके दृष्टिकोण को ध्यान रखता है ये।
और ये कॉम्प्लिटेंस जो होता है, कॉम्प्लिटेंस तो ये होता है प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग, यानी ये होता है पूर्णतः समझने के लिए सभी आवश्यकताओं को जानकारी प्रदान करना। यानी समझने के लिए हमें क्या होता है, जानकारी पूर्णतः प्राप्त जो होती है उसे कहते हैं। और नेक्स्ट होता है कि ठोसता, यानी संदेश को विशेष, निश्चितता और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना, एकदम स्पष्टता से। और जो नेक्स्ट होता है सभ्यता, यानी संचार में विनम्र, सम्मानपूर्ण और समझदार ये बने रहे, यानी एक मर्यादा में रह के कम्युनिकेशन हो। और कौन जो ये करेक्टनेस होता है वो होता है सहीता, यानी व्याकरण और सामग्री में सटीक सुनिश्चय रखना, यानी एकदम इसकी जो इसका ग्रामर होता है वो एकदम क्या हो, एकदम क्लियर हो। नेक्स्ट यूनिट है हमारा नेक्स्ट लिसनिंग स्किल्स एंड नेटिक्यूट्स, ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन, नोट टेकिंग। तो पढ़ते हैं हम पहले लिसनिंग स्किल क्या होता है। यानी लिसनिंग स्किल यानी सुनने की क्षमता। तो इसमें पहला होता है कि एक्टिव लिसनिंग, यानी एक सक्रिय जो सुनवाई होती है, यानी सक्रिय होकर सुनना। फोकस ऑन द स्पीकर्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोवाइड फीडबैक टू डिमॉन्स्ट्रेट अ अंडरस्टैंडिंग। यानी जो भी वक्ता है, यानी जो भी स्पीकर्स है, उस पर ध्यान केंद्रित करके हमें उसको सुनना तथा उसको समझने की कोशिश करना, मतलब बिना हमें जो भी हमारी बाधाएं आती है उसको अवॉइड करके। तो नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी यानी जो है वो है सहानुभूति, यानी जो भी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग टू इनहेंस कम्युनिकेशन। यानी जो भी स्पीकर से है उसके परिप्रेक्ष्य और भावनाओं को समझने का हमें क्या करना है, प्रयास करना होता है, और अपने संवाद को मतलब सुधार सके इसलिए। और तीसरा है अवॉइड इंटरपुटिंग, यानी अलाउ द स्पीकर टू फिनिश बिफोर रिस्पॉन्डिंग। यानी जो बातचीत में जो बाधा नहीं डाले, यानी जब तक जो स्पीकर है वो समाप्त नहीं होता तब तक उत्तर देने से पहले प्रतीक्षा करें। मतलब हमें सवाल पूछने से और उसके उत्तर अपना क्वेश्चन करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो क्वेश्चन कब करना चाहिए, आस्क क्वेश्चन, यानी सीक क्लैरिफिकेशन टू इंश्योर यू हैव अंडरस्टैंड। जब हम समझ जाए कि मतलब उनने क्या बोला है और हमें एकदम क्लियर हो जाए तब हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि नॉन वर्बल कॉज क्या होता है। तो मतलब जो अवाक्य इशारे जो होते हैं, मतलब जो बोल के नहीं होते, पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज एंड टोन टू ग्रैप्स द कंप्लीट मैसेज। यानी पूर्ण संदेश को समझने के लिए शारीरिक भाषा और ध्वनि दोनों पर हमें क्या करना देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि रिस्पेक्ट, यानी शो रिस्पेक्ट फॉर द स्पीकर्स और ओपिनियंस इवन इफ यू डिसएग्री। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो भी हमारे स्पीकर्स होते हैं उनके विचारों को हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उनसे सहमत भी होना चाहिए। अगर सहमत ना भी हो तो उनका मतलब फिर भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब है नेटिकेट। तो नेटिकेट्स में देखते हैं अब। तो रिस्पेक्टेड अदर्स, यानी थ्रेड्स ऑनलाइन इंटरेक्शन विद द सेम रिस्पेक्ट एज फेस टू फेस कंजर्वेशन, सॉरी हाँ कंजर्वेशन। तो ऑनलाइन बातचीत को चेहरे से, जैसे ऑनलाइन बातचीत में भी इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जैसे हम फेस टू फेस मतलब बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूज प्रॉपर लैंग्वेज, अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स, कंसीडर शाउटिंग, अब्यूज लैंग्वेज और ऑफेंसिव रिमार्क्स। यानी उचित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। जो भी मतलब शोर के रूप में माना जाता है या जितनी जो भी भाषा होती है, मतलब जो अब्यूजिंग लैंग्वेज होती है उसके यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बी क्लियर। तो यूज क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी हमें स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए, यानी गलत फहमियों से बचने के लिए हमें स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का हमें उसमें उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेसी, रिस्पेक्टेड अदर्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली इन अ ऑनलाइन डिस्कशन। यानी क्या होना चाहिए, मतलब
जो भी हमारी जो भी वक्ता होता है यानी जो भी स्पीकर्स होता है उनकी जो भी ऑनलाइन चर्चाएं होती है उसे क्या रखना चाहिए, गोपनीयता रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि गिव क्रेडिट ना प्रॉपरली साइट सोर्स और गिव क्रेडिट व्हेन अ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज, यानी प्रस्तुति का स्वागत जो होता है, जब जानकारी या विचार साझा करें तो स्रोत की जो ढंग से उस हमें जो स्रोत है उसका जो वो हमें पता होना चाहिए, उसकी सोर्स। तो बी पेशेंस यानी अलाउ अदर्स टाइम टू रिस्पॉन्ड, नॉट एवरीवन माइट बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम, यानी हमें धैर्य रखना चाहिए दूसरों को उत्तर देने, मतलब देने, जब हम उत्तर देते हैं तो हमें पहले समझ लेना चाहिए और हमें पेशेंस रखना चाहिए। जब वो अपनी स्पीकर्स जो है अपनी जो बात खत्म कर ले तब हमें क्वेश्चंस करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशंस। तो इसमें हमें पहला है कि फोकस लिसनिंग यानी concentrate on the content without distraction to the comprehend it fully, यानी ध्यान से सुनना पूरी तरह से समझने के लिए हमें क्या है, हमें जो भी बोल रहा है स्पीकर उसकी ध्यान, हम उसकी बातों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो नेक्स्ट है टेक्स नोट्स, तो जॉट डाउन की पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग आइडियाज और क्वेश्चन दैट्स अराइज व्हाइल लिसनिंग, यानी मतलब हमें नोट्स लेना चाहिए, यानी महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है, दिलचस्प विचार जो होते हैं और सवाल है उसको हमें लिखने चाहिए और हमें उस पर सवाल भी करने चाहिए। एंड डिस्कशन ग्रुप्स इन engage or initiates discussion to share perspective and insight gained from the audio book, यानी हमें चर्चा समूह भी करना चाहिए, यानी ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, चर्चाओं में शामिल हो या शुरू की, मतलब ताकि ऑडियो बुक से प्राप्त जो दृष्टिकोण है हम उसको समझ पाए, इसलिए हमें ग्रुप में डिस्कशन करना चाहिए कि हम समझ पाए। अब क्रिटिकल थिंकिंग यानी एनालाइज एंड एवल्यूट्स द कंटेंट टू फ्रॉम योर ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स, यानी क्रिटिकल सोच जो है उसका हमें क्या करना है, हमें विश्लेषण करना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम उसकी राय पे हम एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, एक व्यू पॉइंट बना सके। अब देखते हैं कि रिस्पेक्टेड अदर्स ओपिनियंस, तो जो इंकरेज हेल्दी डिबेट्स बट रिस्पेक्ट डिवर्स व्यूज पॉइंट इन डिस्कशन, यानी जो भी दूसरों के विचार होता है उसका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वाद विवाद को प्रोत्साहित नहीं कर, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए पर लेकिन चर्चाओं में विविध दृष्टिकोण का हमें सम्मान भी करना चाहिए, मतलब हमें ओपिनियन तो रखने चाहिए बट रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली फुल्ली हमें क्या करना चाहिए, अपने ओपिनियंस रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि नोट टेकिंग, तो इसमें हमें बी सिलेक्टिव यानी कैप्चर मेन आइडियाज, की पॉइंट्स एंड एसेंशियल डिटेल्स rather than ट्रांसबिरिंग एवरीथिंग, यानी चयनात्मक रहे, सबसे मुख्य विचार या मुख्य बिंदु और या महत्वपूर्ण विवरण जो होते हैं उस पे हमें नोट्स लिखने की बजाय हमें उसे क्या करना चाहिए, ट्रांसक्राइब करें। तो नेक्स्ट है कि यूज टेक्निक यानी एम्प्लॉय बुलेट पॉइंट डायग्राम और एब्रिविएशंस टू स्पीड अप नोट टेकिंग प्रोसेस, यानी हमें क्या करना चाहिए, तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, हमें बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम्स या संक्षेप के लिए छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब ऑर्गेनाइज, यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और नंबरिंग टू स्ट्रक्चर योर नोट्स, यानी व्यवस्थित तरीके से हमें अपने नोट्स को रखना चाहिए, उसमें एक शीर्षक, उपशीर्षक और संख्याओं का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। अब रिव्यू एंड रिवाइज यानी प्रिडिकली review and revise your notes to reinforce learning and understanding, यानी समीक्षा और संशोधन जो होता है वो हमें करने चाहिए, यानी नियमित अंतराल पर अपने नोट्स की समीक्षा और संशोधन करें ताकि सीखने और समझने में हमें क्या मिले, मजबूती मिले। अब पर्सनलाइज यानी डेवलप अ स्टाइल दैट सूट योर कॉम्प्रिहेंशन दैट लर्निंग नीड्स, यानी व्यक्ति जो गतकरण होता है उसको करना, यानी अपने समझने और सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार एक ऐसी शैली को विकसित करें जो आपके लिए उपयुक्त हो।
तो देखते हैं अब हमारा जो यूनिट हमारा थर्ड है वो है, उसमें हमें पढ़ना है स्पीकिंग स्किल्स, oral presentations, audio visual aids, audience and feedback, delivery and presentations, handling questions, group discussion, culture and history, current affairs, society related, public speaking, public speech, and at some parts interviews, personal and conversation public. तो पढ़ते हैं हम पहले स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं, यानी बोलचाल की कौशल क्या होती है, यानी स्किल्स क्या होती है। तो ओरल जो प्रेजेंटेशन होता है, पहले हम पढ़ते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स यानी यूटिलाइज विजुअल ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स टू एनरिच द प्रेजेंटेशंस, यानी संक्षिप्त और स्पष्ट बोलना, यानी अपने विचारों को संक्षिप्त और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना। ऑडियंस एंड फीडबैक, यानी engage the audience and seek feedback to enhance the presentation, जो इफेक्टिवनेस होता है, यानी श्रोता के साथ संवाद, मतलब जो भी हमारा हमें फीडबैक मिलता है ना रिसीवर से, मतलब हमें बात करना चाहिए और सुनने और सहभागिता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी हमें ग्रुप डिस्कशन करने के लिए भी ऑडियंस के साथ या उसके जवाबों का सवाल देने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि डिलीवरी, प्रेजेंट द कंटेंट विद क्लैरिटी, प्रॉपर पेजिंग एंड कॉन्फिडेंस, यानी संवादी दक्षता, यानी वार्तालाप में मतलब हमें बातचीत की अच्छी रफ्तार और सहयोगी भूमिका निभाना चाहिए। तो देखते हैं अब ग्रुप डिस्कशंस, यानी जो समूह चर्चा होता है। तो इसमें कल्चरल एंड हिस्ट्री, यानी डिस्कस वॉरियस कल्चर, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इम्पैक्ट, यानी हम किस चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं अपने ग्रुप में, हम कल्चर पे कर सकते हैं, अपने अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स पे कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स पे हम कर सकते हैं, जो भी हमारे करंट इवेंट्स हमारे चल रहे हैं, न्यूज़ देयर रिलेवेंस, या हम सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स पे हम डिबेट कर सकते हैं, सोशल इश्यूज जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, हम इस पे बात करके अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि पब्लिक स्पीकिंग, यानी जन सारणी होता है, यानी पब्लिक स्पीच, व्यक्तिगत साक्षरता, तो डिलीवर प्रिपेयर्ड स्पीचेस एड्रेसिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स और लार्जर ऑडियंस, यानी जो अब व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल अनुभव को योग्यता पर वार्ता करना, यानी एक मतलब क्या पब्लिक तौर पर एक उसको बात करना उसके बारे में, यानी सार्वजनिक मतलब बड़े समूह में क्या होता है, हमें बात करना होता है। तो नेक्स्ट है एस्टॉम्पर, यानी स्पीक जो इम्प्रोम्प्टू ऑन गिवन टॉपिक्स विदाउट प्रियर प्रिपरेशन, मतलब बिना, एक तो होता है हम उस पर तैयार करके करते हैं, और एक हम बिन तैयार करें हमें कोई स्टेज पर खड़ा कर दे पब्लिकली और बोले कि आप इस पे स्पीच बोलो, तो वो होता है। अब देखते हैं कि इंटरव्यू, तो एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, यानी डिस्कस पर्सनल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड एस्पिरेशंस, मतलब पर्सनली तौर पे हम करते हैं डिस्कशंस, एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट होता है कंजर्वेशनल इंटरव्यू, यानी एंगेज इन अ मोर कैजुअल डायलॉग बेसिस इंटरव्यू। नेक्स्ट है कि पब्लिक इंटरव्यू, फेस इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूट इन द पब्लिक फॉर्म्स और मीडिया सेटिंग्स, यानी जो हम मीडिया में रह के जो इंटरव्यूज देते हैं पब्लिकली, उसको कहते हैं। अब देखते हैं हम यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में हमें पढ़ना है रीडिंग स्किल्स, क्लोज रीडिंग एंड स्कीमिंग स्कैनिंग, यानी पहला है क्लोज रीडिंग, यानी पढ़ा, इसमें हमें मैथिकल अप्रोच,
तो रीडिंग अ टेक्स्ट attentively and critically comprehends नॉजेस एंड डिपेक्ट मीनिंग, यानी पढ़ाई की विधि यानी ध्यान से और समझदारी से पाठ को पढ़ना ताकि छिपी हुई बातों को और गहराई को मतलब उसके संकेत को हम पहचान सके। नेक्स्ट है कि एनालाइज, पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड अंडरलाइनिंग थीम्स और मैसेज, यानी विश्लेषण करना, यानी विवरणों, भाषा, संरचना और अधीनस्थ संकेतों को समझने के लिए ध्यान देना। नेक्स्ट है एनोटेशन, यानी मेकिंग नोट, अंडरलाइनिंग और हाइलाइट्स की पॉइंट्स टू एड्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइज, यानी मतलब टिप्पणी करना, इस पे उसको विश्लेषण करना। तो नेक्स्ट है स्कीमिंग, तो इसमें हमें पहले ओवरव्यू यानी क्विकली ग्लेसिंग मतलब ग्लेसिंग थ्रू द नेक्स्ट टू गेट अ जर्नल आइडियाज ऑन ओवरव्यू, यानी विशेष जानकारी जो होती है उसकी विशेष जानकारी की नाम, तारीख या कीवर्ड जो होता है उसको मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, फोकस ऑन द मेन आइडियाज, यानी इसके जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग्स और की सेंटेंस होते हैं, इस पे मतलब क्या करना है, इस पे ही हमें केंद्र रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि रीडिंग रेट्स, यानी रीडिंग एट अ फास्टर फेस often for the gist of the content rather than a depth understanding, यानी जो मुख्य विचार जो होते हैं उस पे हमें ध्यान देते हुए मतलब क्या करना चाहिए, रीडिंग रेट्स जो होता है पढ़ने की दार्शनिकता होती है जो गहरी समझ के बजाय मतलब विषयों को क्या करना चाहिए, तेज से पढ़नी चाहिए, मतलब एकदम रीडिंग में हमें समझने से ज्यादा हमें रीडिंग में बहुत तेज तेज मतलब रीडिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्कैनिंग, स्कैनिंग यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी रैपिडली रिसर्चिंग अ टेक्स्ट टू लोकेटेड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस, नेम, डेट्स और कीवर्ड्स, यानी हमें जानकारी में मतलब क्या क्या जानना, नाम, तारीख, कीवर्ड्स, ये सब हमें डालना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि मतलब purposeful रीडिंग, यानी नोट रीडिंग एवरी वर्ड्स बट स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक डिटेल्स और आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यानी उद्देश्यपूर्ण पढ़ाई, हर शब्द को नहीं पढ़ते हुए मतलब हमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसी को पढ़ना चाहिए। एफिशिएंसी यानी इम्प्रूविंग अ रीडिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी बाय द टारगेटिंग ओनली द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कुशलता जो होती है, यानी आवश्यक जानकारी को खोजने के लिए पढ़ने की गति को मतलब क्या करना, तेज करना। अब देखते हैं यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है राइटिंग स्किल्स, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, नोट मेकिंग, ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और रिपोर्ट्स और एसिडेंस और न्यूज़पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले पढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स, यानी लेखन का जो कौशल होता है, यानी राइटिंग स्किल्स। इसमें हमें पढ़ना है, पहले समरी करते हैं। तो जो कॉन्शियस और रिप्रेजेंटेशंस होता है, यानी प्रेजेंटेशन द मेन पॉइंट्स और एसेंस ऑफ अ नेक्स्ट और टॉपिक अ कंडेंस्ड फॉर्म, यानी जो भी मतलब संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होता है जो कि पाठ या विषय की मुख्य बातें को ही मतलब इसमें लिखना होता है। अब जो एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी होता है, यानी जो भी ओमिटिंग माइनर डिटेल्स व्हाइल रिटेनिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर इंश्योरिंग। तो क्या होता है इसमें ये होता है जैसे कि जो भी अतिरिक्त जानकारी होती है उसकी हटाव, यानी उसको हटा देना, मतलब
मेन पॉइंट को ही रखना, और जो भी फालतू चीज होती है उसको क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेशन कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि पैराफ्रेजिंग यानी restating informations यानी expressing the same information or ideas using different words while maintaining the original meaning। यानी जो भी जानकारी है उसको एकत्रित कर अर्थ को बनाना उसका, और विभिन्न शब्दों का उपयोग करके जानकारी या विचार को पुनः व्यक्त करना। नेक्स्ट अवॉइडिंग जो भी प्लेगरिज्म है यानी रीराइटिंग कंटेंट इन द वन वर्ड टू अवॉइड डायरेक्ट कॉपिंग। यानी संदर्भ की संक्षिप्त होता है, यानी पैराफ्रेज गई जो जानकारी में मूल संदर्भ और उद्देश्य को बनाए। अब देखते हैं कि नोट मेकिंग क्या होता है। तो नोट मेकिंग में हमें सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन पहले करना होता है, यानी रिकॉर्डिंग की पॉइंट्स, एसेंशियल डिटेल्स और आइडियाज वाइल लिसनिंग टू लेक्चर और रीडिंग जो भी मटेरियल्स होता है। यानी जो भी चयनित जानकारी होती है उसे सुनने या पढ़ने के दौरान मुख्य बिंदु या महत्वपूर्ण विवरणों या विचारों को नोट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चरिंग नोट्स लॉजिकली यूजिंग बुलेट्स, पॉइंट डायग्राम्स एंड हेडिंग्स फॉर ऐसे, यानी संरचना जो होती है उसमें बुलेट पॉइंट्स, आरेख, शीर्षक, इन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे आसानी से इसे खोजा जा सके, समझा जा सके। अब नेक्स्ट है कि पर्सनलाइजेशन यानी कस्टमाइजिंग नोट्स टेकिंग जो टेक्निक्स होती है टू सूट इंडिविजुअल कॉम्प्रिहेंशन एंड लर्निंग स्टाइल्स। यानी व्यक्तिगतकरण, अपने नोट बनाव के जो तरीके होते हैं उसको व्यक्तिगत अनुभव से सीख के एक अच्छे से बनाना, यानी किसी अनुभव को सीख के उससे बनाना। नेक्स्ट है कि ऐसे, तो एक्सपोजिटरी ऐसे जो होता है वो प्रेजेंटेशन जो होता है थिंक इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनिंग आइडियाज और एनालाइज अ टॉपिक विद अ फैक्चुअल मतलब एविडेंस एंड क्लियर दिस स्टेटमेंट। यानी जो भी विवरणात्मक निबंध होता है उसको इंद्रियों के द्वारा जानकारी देते हुए व्यक्ति, स्थान या घटना का मतलब विवरण करना। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होता है वो पेंटिंग अ विविड पिक्चर यूजिंग सेंसरी डिटेल्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। यानी कथानात्मक निबंध जो होता है वो किस्सा सुनाना या अनुभव साझा करना जिससे कहानी को आसानी से समझा जा सके। नैरेटिव ऐसे भी होता है ना, टेलिंग अ स्टोरी, जिससे कहानी वगैरह सुना के क्या करा जा सके, समझा जा सके। और डिस्क्रिप्टिव में मतलब पेंटिंग, पिक्चर्स, इवेंट्स, इन सब के द्वारा बता सके। अब देखते हैं लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है फॉर्मल लेटर, एक होती है इनफॉर्मल लेटर। आप जानते हो फॉर्मल जो होती है वो ऑफिस मतलब जो हम ऑफिस में लेटर जो लिखते हैं तो जॉब लेटर वगैरह से तो वो फॉर्मल्स होता है, प्रिंसिपल को लिखते हैं। बाकी इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो हम कब लिखते हैं, जैसे फ्रेंड फैमिली को हमें किसी वोकेशन पे मतलब किसी हमें बुलाना होता है अपने, तो हम क्या करते हैं इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अब देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या होता है। रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो एसेंशियल रिपोर्ट होता है, यानी डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिक इवेंट और द जो भी occurrences often in a structured format detailing what happens and its implications। यानी ये होती है घटना रिपोर्ट, जो विशेष घटनाओं को या घटनाओं को विस्तार से दर्ज करना, जिसमें हुआ क्या था और किसका प्रभाव इसमें शामिल था, ये लिखना होता है। नेक्स्ट होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यानी प्रेजेंटेशन न्यूज और करंट इवेंट्स इन द जर्नलिस्टिक स्टाइल फोकसिंग ऑन फैक्ट, रिवेलेंस एंड ऑब्जेक्टिव। यानी जो भी मतलब समाचार पत्र रिपोर्ट, यानी समाचार या वर्तमान घटनाओं की जानकारी जो होती है पत्रकारी शैली में प्रस्तुत करना, जिसमें तथ्य हो, विषय शामिल हो। तो ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट होता है उसमें होता है compiling जो information feedings or analyze within an organization often
जो मैनेजरल और डिस्कशन मेकिंग जो परपोजिस होता है, यानी संगठनात्मक रिपोर्ट जो होता है वो संगठनों के अंदर जानकारी, अनुसंधान या विश्लेषण को संगठित करना होता है, जो प्रबंधन या निर्णय लेने के उद्देश्य से किया जाता है। अब देखते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस। तो टेक्सुअल एनालाइज होता है, यानी क्रिटिकली जो एवल्यूटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग टेक्स्ट जो है वो इंक्लूडिंग जो लिटरेचर आर्टिकल्स और एनी मतलब राइटिंग कंटेंट, यानी जो भी पाठिक विश्लेषण होता है उसमें लेखन, पढ़ाई या कोई भी लिखित सामग्री को मूल्यांकन और व्याख्या करना होता है। अब नेक्स्ट है कि इंटर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। जो भी विश्लेषण और व्याख्या होती है क्या होती है, मतलब आंतरिक और अंतरात्मा कौशल, यानी इसमें होता है एक मोनोलॉग और एक होता है डायलॉग। तो जो मोनोलॉग होता है वो होता है व्यक्ति के जो विचार या विचारों को संवाद रूप में प्रस्तुत करना, और डायलॉग जो होता है वो होता है जो भी मतलब दूसरे के साथ बातचीत या चर्चा में शामिल होना, अपनी राय को व्यक्त करना तथा विचारों को आदान प्रदान करना। तो आपका ये 5 यूनिट जो था ये भी कंप्लीट हो गया। तो जो आपका सैक में आपके पास सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तो मैंने आपको एक ही वीडियो में टोटल 5 जो यूनिट्स है वो कंप्लीट करा दी। तो आप बस ये एक यूनिट पढ़ लेंगे तो आपको पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो धन्यवाद एंड थैंक यू।